तो आज मीडिया में दिन भर राजनीति की खबरें चलती रहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे दिन नेताओं का दल बदल जारी रहा, लेकिन शाम होते होते एक बहुत ही दुखद खबर आई। खबर ट्रेन हादसे की। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन के 6 डिब्बे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 250 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। जलपाईगुड़ी में ट्रेन के 6 कोच उल्टे हो गए और इसके अलावा 10 कोच प्रभावित हुए हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। उन्होंने दुख जताया है इस हादसे पर। बड़ा ट्रेन हादसा जलपाईगुड़ी में ये हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री से हादसे को लेकर डिटेल्स लिए हैं, जानकारी ली है और साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। हे भगवान, ये क्या हुआ? काश कि आपसे ये कह पाता कि ट्रेन हादसे की ये तस्वीरें झूठी हैं। काश कि आपसे ये कह पाता कि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा कैसे कहूं, क्योंकि जो सच है वो आपके सामने है। और सच यही है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ। ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल। टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। ये बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन का नंबर 15633 है। इस ट्रेन पर 1200 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन बीकानेर से चली थी, जिसका अंतिम पड़ाव गुवाहाटी रेलवे स्टेशन था। यानी ये पूरा सफर 2268 किलोमीटर का था। लेकिन आखिरी स्टेशन से करीब 400 किलोमीटर पहले ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन की 6 बोगियों ने पटरी छोड़ दी। रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में करीब 700 यात्री ट्रेन में सवार हुए। यह हादसा कैसे हुआ, सुनिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं। S12 में था, उधर अचानक झक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ। कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड के चेयरमैन और डीजी सेफ्टी भी मौके पर जा रहे हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी समेत कई मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के लिए बुलाई गई बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दी। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। जलपाईगुड़ी से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही दुखद ये ट्रेन हादसा। इसी से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं। करीब शाम के 5 बजे ये ट्रेन हादसा हुआ है और बार बार आपको ये भी बता रहे हैं बचाव कार्य अभी चल रहा है। कई घायलों की ट्रेन के नीचे अब भी दबे होने की संभावना है। गैस कटर मशीन से दरअसल रेल के डिब्बों को काटकर फंसे हुए जो यात्री हैं उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। और इस बीच ट्रेन हादसे पर मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें, मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उन्हें 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और जिन्हें हल्की चोट है उन्हें 24,000 रुपए की मदद की बात कही गई है। अब हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी घटना कैसे हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो ट्रेन नंबर 15633 15633 एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं कैसे बीकानेर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस हादसे का वक्त लगातार आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है। रेलवे सेक्शन न्यू जलपाईगुड़ी न्यू कूच बिहार और शाम 4:53 पर न्यू डोमोहानी स्टेशन से ये ट्रेन निकली थी। हादसे की जगह
न्यू मोहानी और मायनागुड़ी स्टेशन के बीच की एक्सीडेंट साइट है और ट्रेन में सवार यात्रियों की संख्या 1200 से ज्यादा बताई जा रही है। और हम आपको एनिमेशन के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह ट्रेन के जो कोचेस थे वो पटरी से उतर गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और खबर दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की। राजनीति के बड़े योद्धा जब युद्ध के लिए किसी विशेष रणभूमि को चुनते हैं तो इसके पीछे होती है एक विशेष तरह की सोच। पिछले 24 घंटों से यह खबर लगातार सुर्खियों में कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सोचिए, अयोध्या से ही क्यों? अयोध्या से इसलिए क्योंकि अयोध्या है श्री राम का जन्म स्थान। अयोध्या जहां रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वही अयोध्या जहां से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं बीजेपी की 2014 वाली रणनीति है। इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अयोध्या से योगी का ये जो सुपर 60 आप देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, ये है क्या। जब ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको इस सुपर 60 का मतलब समझ आ जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ढाई वर्ष में मैं स्वयं 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूं। योगी को अयोध्या ने बुलाया है। राम जन्मभूमि के लिए कौन ऐसा हिंदू है जिसकी भुजाएं न फड़कती रही हो कि कब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। योगी आदित्यनाथ पहले से संकेत दे रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। आप ही सोचिए, अगर कोई नेता मुख्यमंत्री होने के बावजूद 5 साल में 30 से 40 बार अयोध्या जाता है तो इसका कुछ तो मतलब होगा। जब भी आता हूं अयोध्या के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग लेकर के आते हैं। अगर कोई नेता मुख्यमंत्री होने के बावजूद कई अवसरों पर दशहरा और दिवाली मनाने अयोध्या जाए तो उसका कुछ तो मतलब होगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा हिंदू नहीं रहा होगा और उस सपने को भी साकार किसने किया है, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने भव्य दीपोत्सव का आयोजन जरूर किया है। अगर कोई मुख्यमंत्री अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए सजग रहा हो तो इसका कुछ तो मतलब होगा। अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले लैपटॉप और टैबलेट बांटने अयोध्या आए तो इसका कोई तो मतलब होगा। मतलब भी है और मकसद भी। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का मतलब है कि बीजेपी राम मंदिर को केंद्र में रखकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और मकसद है अयोध्या और उसके आसपास की 60 सीटें जीतना। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की असली परीक्षा 27 फरवरी को होगी, जब 27 फरवरी को 5वें चरण के मतदान के दौरान अयोध्या में वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में यूपी के 10 जिले अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज की 60 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जहां तक अवध क्षेत्र का सवाल है तो अवध में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और माना जा रहा है कि कम से कम 90 सीटों पर योगी का असर पड़ना तय है। जहां तक अयोध्या का सवाल है, अयोध्या की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले इस 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। अब राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा करने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि 2022 में श्री राम की कृपा से फिर से योगी आदित्यनाथ का राज्याभिषेक हो सकता है।
राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं और राम भक्तों को याद दिलाते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में उन पर गोलियां चलाई गई थीं। बीजेपी बार बार ये याद दिलाती है कि वर्ष 1528 में जिस राम मंदिर को गिराकर विवादित बाबरी ढांचा बनाया गया था, 500 वर्ष बाद वहां फिर से भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई और ये संभव हुआ बीजेपी की सरकार में। दिसंबर 2023 से श्री राम भक्त गर्भगृह में जाकर रामलला के दर्शन भी कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी का चुनाव है और ये चुनाव योगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर वहां का संत समाज क्या कहता है, उनकी राय सुनना भी आपके लिए जरूरी है। यहाँ के संतों ने इस सुन करके और कि निश्चित हो गया है कि वो अयोध्या से लड़ेंगे। अयोध्या के संतों ने बहुत ही स्वागत किया है और अयोध्या का जो विकास दूर से देखते थे वो नज़दीक से देखेंगे और ये गौरव करेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का कार्य है, इसलिए और दिलचस्पी से होगा काम। इस प्रकार से उनके आने से अयोध्या का गौरव बढ़ेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पीढ़ियों से अयोध्या से रिश्ता रहा है। उनके गुरुजी ने जो है राम मंदिर के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया और जब से योगी जी आए हैं तब से लगातार अयोध्या को जो है अयोध्या के गौरव को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इसकी अपेक्षा कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। हमने तो कई बार माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था कि योगी जी को अयोध्या से इस बार चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। तो ये हम साधु संतों का इससे गौरव बढ़ेगा और अयोध्या में और खूबसूरती बढ़ेगी। तो साधु संत गौरव बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो गया तो उनके सामने एक बड़ा सवाल होगा। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्मा वो दोहरा पाएंगे, क्योंकि अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो ये बीजेपी का 2014 वाला बड़ा प्रयोग होगा। अब 2014 वाला बड़ा प्रयोग क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। काशी में मोदी, अयोध्या में योगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग किया था और 8 साल बाद अब ऐसा ही प्रयोग बीजेपी अयोध्या में कर रही है, लेकिन इस बार चेहरा है योगी आदित्यनाथ। चुनावी क्षेत्र के चयन के लिहाज से दोनों नेताओं में कुछ समानताएं भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव नगरी काशी को अपना चुनावी क्षेत्र बनाया तो योगी आदित्यनाथ श्री राम नगरी अयोध्या को अपना चुनावी क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। मोदी ने 2014 से पहले कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था और योगी ने अब तक कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। मोदी ने गंगा के घाटों का उद्धार किया तो योगी आदित्यनाथ की बदौलत सरयू नदी के घाट जगमगाने लगे। पीएम ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति यही हो सकती है कि योगी कुछ वैसा ही करिश्मा दोहराए जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में काशी में दोहराया था। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में सिर्फ 10 सीटें मिली थीं, लेकिन 2014 में
नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद जीत की सुनामी आ गई। 10 सीटों वाली बीजेपी 71 सीटों पर जीत गई। काशी में पीएम मोदी के होने से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी खूब लाभ मिला। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 47 सीटें मिली थीं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटों पर कमल खिल उठा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इस बार यूपी में चुनाव का चेहरा योगी है। योगी के प्रधानमंत्री मोदी का हाथ भी इसकी झांकी है। 2024 अभी बाकी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और देश हित में अब बात कोविड काल में हो रहे एक मेले की। दरअसल पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में गंगा सागर मेले का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मेले के आयोजन की अनुमति दी है। महामारी के दौर में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने का दावा किया जा रहा है। मकर संक्रांति पर करीब 30 लाख तीर्थयात्रियों के लिए फुल प्रूफ इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। जी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि कोरोना काल में आयोजित इस मेले में क्या क्या हो रहा है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता जब गंगा सागर पहुंची तो उन्हें क्या दिखा, देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में गंगा सागर मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में महामारी के दौर में भी लाखों तीर्थयात्री जुटे हैं। देश के कोने कोने से तीर्थयात्री गंगा सागर पहुंच चुके हैं। मकर संक्रांति के दिन तीर्थयात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन की माने तो इस बार मकर संक्रांति पर करीब 30 लाख तीर्थयात्री गंगा सागर पहुंचेंगे। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप पर स्थित है भारत के कई तीर्थों में से एक ये महातीर्थ गंगा सागर। ये वही जगह है जहां गंगा सागर से मिलती है और इसी संगम को गंगा सागर भी कहते हैं। इस जगह को गंगा सागर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं मकर संक्रांति पर और यहीं पर अपने मोक्ष की कामना करते हैं। महामारी के दौर में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ ही गंगा सागर मेले के आयोजन की इजाजत दी है। शर्त यह है कि सभी तीर्थयात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। इसके अलावा तीर्थयात्रियों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना हो और हाईकोर्ट का भी सम्मान हो, इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। स्थानीय प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को वैक्सीन लगाने के इंतजाम किए हैं। गंगा सागर मेले के लिए 10 लाख वैक्सीन का कोटा तय किया गया है। वैक्सीन लगवाने वालों को पसंद की वैक्सीन चुनने का भी विकल्प दिया गया है। तीर्थयात्रियों के RT-PCR टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। सिर्फ मास्क पहने लोगों को ही कपिल मुनि आश्रम में जाने की इजाजत मिलेगी। कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए वी विल डिस्ट्रीब्यूट मास्क, सैनिटाइज करेंगे। जितने भी पब्लिक प्लेसेस है हर जगह को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइजर यूज करने के लिए हम लोगों को एडवाइस करेंगे। हम लोग मैसिव लेवल में इस बार वॉलंटियर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.